ऑन। ओके, तो एक बार जब आपको जो सर मैंने एरियाज दिखाए ना, वो एरियाज आप देखिएगा, उनसे पहले कुछ भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द एरियाज बिल्कुल क्लीन एरियाज हैं। ओ एफ एस एस 8830 का एरिया, इससे पहले आप देखिए ये पूरा एरिया है। लेग इन, बेस, लेग आउट, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। इसका नेक्स्ट अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, तो यहाँ से प्राइस नीचे आया और यहाँ से कंप्लीट रिवर्सल है। ऐसा नहीं कि इस लेग इन के पीछे कुछ एक बेस कैंडल्स हैं। एंड लेने को एंट्री यहाँ पर भी ली जा सकती है। यहाँ पर लेने का वजह ये है कि ये ओरिजिन है, इस पूरे पिवट का ओरिजिन, इस पूरे प्राइस अपमूव का ओरिजिन यही है। हम्म, तो इसमें भी हम 568 तक का टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि ऑयल पे भी हमें कोई सप्लाई जोन नहीं देखता। एक बार आप सर ये चीजें देखिएगा प्लीज। ये मैंने नहीं देखा, मैंने ये देखा, मैंने ग्रैंड मार्क देखा। ग्लैनमार्क, आप सही कह रहे हैं कि मंथली के सप्लाई जोन में है। ये रहा सर, क्या? मैंने भी मंथली का बिल्कुल। सप्लाई जोन मार्क किया हुआ है। पर अगर हम्म, मैं इसको विक टू विक मार्क करता हूँ, इसी वाले सप्लाई जोन को, हाँ, तो वो ब्रेक हो चुका है। तो ये टेस्ट हो चुका है। हम्म, और प्राइस अगर आप देखें, कमाल की बात है, ना तो क्वार्टरली को टच की है, ना मंथली को टच की है, ना किसी वीकली के डिमांड जोन को टच की है, बल्कि एक डेली के डिमांड जोन से प्राइस रिवर्सल ले रही है। मतलब मंथली से नीचे आ रही है, और डेली का एक लोता अच्छा डिमांड जोन यहाँ पर था, और उसको भी प्राइस ब्रीच नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ तक तो देखिए सब गार्बेज था। जब प्राइस हम्म, नीचे आ रही है तो कोई नया डेली का डिमांड जोन भी नहीं बना। एक लोता ये डिमांड जोन था, एक ये बना सिंगल लेग आउट वाला जो अच्छा नहीं था, ये भी बना। हाँ, फिर एक इसकी एक कोई वैल्यू ही नहीं है। एक्सपेक्ट हुए, पर ये मतलब डेली का एक भी सप्लाई जोन ब्रीच नहीं किया इसने। तो हम्म, अल्टीमेटली इसमें भी 6:1 की एक ट्रेड बनती है। लेने को तो एंट्री यहाँ पर भी ले लें सर, पर ये इतने ऊपर जाके महंगे में खरीद के क्या फायदा। अब सवाल उठेगा कि मैंने स्टॉप लॉस यहाँ क्यों रखा, इसके नीचे भी तो रख सकते थे सर। तो हम्म, हमारी एक एडवांस डेफिनेशन थी दैट सेज कि अगर हमारी कैंडल प्रीवियस कैंडल की रेंज के बाहर क्लोज हो रही है, तो दैट शुड बी कंसीडर्ड एज अ लेग आउट, दैट शुड बी कंसीडर्ड एज अ एक्साइटिंग कैंडल, नॉट अ बेस वन। तो ये एक एक्साइटिंग कैंडल ही है। एक ये एरिया है सर, और एक ये बॉटम वाला एरिया। अब यहाँ पे कोई डिमांड जोन इवन इफ नहीं भी दिख रहा, पर अगर एंट्री लेनी हो, तो स्टॉप लॉस को इस मंथली डिमांड जोन के नीचे रख के एंट्री यहाँ पर मार्क करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए प्ले किया जा सकता है। जस्ट एक बताने के लिए आपको। और इसमें जो ये मंथली का सारा एरिया है टेस्टेड है, पर ये यहाँ से एक बहुत अच्छा रिवर्सल आया है। और ये रिवर्सल छोटे टाइम फ्रेम पे हमें कहाँ दिखेगा, जब हम इन दोनों एरिया के विक को मार्क कर लेंगे, तो काइंड ऑफ वो स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई जोन है 125, और अच्छा है, इसने काफी ज्यादा प्राइस को पुश किया, तो अब की बार भी पुश हम्म, करेगा। यहाँ तक का तो सारा एरिया टेस्टेड है। ये हम्म, वाला मंथली भी टेस्टेड है। एक बार, दो बार जो उसी के बना, उससे डेली बना, उस डेली ने इस प्राइस को इस डेली में पुश किया। देन चीजें चल रही हैं। ये देखिए यहाँ पर एक डेली का बना था, वो भी अच्छा खासा चला। हम्म, ऐसा नहीं है कि उसने टारगेट नहीं दिया, पर ये जो डेली का पहले से एग्जिस्टिंग था, वो चल रहा है, और उसके बाद से एक भी रेड कैंडल आपको नहीं दिख रही होगी। तो प्राइस सुपर अग्रेसिव तरीके से मूड में आई हुई है, अच्छे तरीके से चल रही है। इसके बाद डाबर तो शॉर्ट तो मत कीजिएगा सर। शॉर्ट वाली ये फ्यूचर की ट्रेड थी, इसको मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इट वैसे भी सर अभी छोटे टाइम फ्रेम में जा ही नहीं रहा हूँ। हाँ, इट माइट बी कि हमें कैरी करनी पड़ जाए। सर ये 25 मिनट्स इसलिए क्योंकि 25 भी 375 से डिविजिबल है, ये कंप्लीट कैंडल बनती है। तो कंप्लीट कैंडल वाले ही सारे एरियाज थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग रियली एक्साइटिंग। लास्ट क्लास में जो हमने किया था, सिर्फ हमने ये 4 लॉन्ग पढ़े थे, जिसमें से हमने ये वाले लॉन्ग को और इस वाले शॉर्ट को हमने एम्फोसिस किया था। या आज हम अलग चीज करने वाले हैं सर, इंटरेक्शन करेंगे यहाँ पर हम, कि हम हैं तो हाई ऑन द कर्व पे, हायर टाइम फ्रेम पे, मतलब ऊपर जा चुके हैं हम, सप्लाई जोन पे जा चुके हैं। ट्रेंड अभी भी अप है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम अभी भी अप ट्रेंड शो कर रहा है, और ऊपर एक सप्लाई जोन है। हाई टाइम फ्रेम पर हम जा चुके हैं, ऊपर एक सप्लाई जोन है, लेकिन ट्रेंड हमारे अगेंस्ट है। तो ट्रेंड के हम्म, अगेंस्ट में कैसे खेलें,
वो सीखेंगे। कैसे हम शॉर्ट करें, इसे हम एडवांस लर्निंग बोल रहे हैं या मोस्ट एडवांस लर्निंग कह लीजिए। और डाउन ट्रेंड में है अगर प्राइस और आपके बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आ चुका है, क्वार्टरली में या हाफ ईयरली में, तो वो चलेगा या नहीं, पहले तो यही डाउट होता है। और चलेगा तो चलेगा कहाँ से, उसके सिम्टम्स क्या हैं। दूसरा, अब हम क्या देख रहे हैं कि हम हाई ऑन द कर्व पे जाके लॉन्ग कर रहे हैं, मतलब हम बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में घुस के बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। ये तो कुछ पागलों वाली बात है। मतलब हम ब्रेकआउट ढूंढ रहे हैं कहां पर, बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के अंदर, और यहां पर हम ब्रेक डाउन ढूंढ रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के अंदर। तो आज ये चार चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सर ये पॉइंट्स तो समझ में आए होंगे? हाँ, ये पॉइंट समझ में आई। वो कॉन्सिडेंटली यही तो मैंने आज आपसे पूछना था ग्लैंडमार्क का, तभी तो मैंने आपको बोला हाँ कि है तो हम सप्लाई जोन पे। हाँ ओके, वो आप कह रहे हो बाय करें, वहां होना चाहिए सेल। अभी तक तो यही सोचा, मैं यही सोच रहा। मैं कहा लेकिन मैं सर हम पूछूंगा हम पंकज हम से। हम कहाँ बाय कर रहे हैं, एक बार ग्लैंडमार्क पे आप देखिए। अगर मैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बीच का डिस्टेंस लूं तो हम इक्विलिब्रियम डेली में मत रहेंगे। लीजिए ना। डेली में हमारा तो जो, आप, डेली तो आप एक सेकंड, डेली तो आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं ना, तो मंथली भी देखिए ना। लीजिए सर, हाई ऑन द कर्व मंथली में देखिए, आपको दिखेगा ऊपर, लीजिए देखो। सर, हमारा वो देखो एग्जीक्यूशन ऊपर है जा रहा है। सर, एक सेकंड सर, हमारा एग्जीक्यूशन है हम्म। 125 मिनट पे, 125 मिनट पे था, 75 पे था। नहीं 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 नहीं, अब वो डेली, डेली का, डेली, डेली का सर। ओके ये रहा। एक बार के सर हम इस एरिया को मार्क कर, क्लियर सर। ओके। अब मंथली पे जाके देखते हैं। हम्म। अब आप मंथली पे बताइए सर, यहां हम्म। से हम चले यहां तक पहुंचे, क्या हम इक्विलिब्रियम में हैं या हम हाई ऑन द कर्व में हैं? अब मैं आज की डेट में बैठ के जो देख रहा हूँ, कैंडल जो हुई है, तो ये ऊपर पहुंची हुई है सर बिल्कुल ही। ये लाइव प्राइस हाई को ऑन मत द। देखिए, जो हमारा डिमांड जोन है, जो हमारा एग्जीक्यूशन है, वो कौन सी जगह पर है? वो हमारा एग्जीक्यूशन है डेली के टाइम फ्रेम पे। हाँ ठीक है, तो डेली भी डेली है। का टाइम फ्रेम कहां पर था सर? इक्विलिब्रियम में। तो अगर प्राइस यहां से नीचे आती भी है तो बिना किसी डेली के डिमांड जोन को ब्रीच किए आएगी, और बिना किसी डेली के डिमांड जोन को ब्रीच किए अगर प्राइस इस एरिया में पहुंचती है तो हमारे ट्रेंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड उसको वीकली का डिमांड जोन ब्रीच करना कम से कम एक जरूरी है ट्रेंड को बदलने के लिए। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सर मंथली पे मैं हमने लोकेशन देख ली। मंथली पे लोकेशन के लिए जो आपने बताया था और जो मैं अभी तक करता आ रहा हूँ, नीचे एक डिमांड जोन निकालता हूँ, फिर सप्लाई जोन निकालता हूँ, जी, फिर उसको रिट्रेसमेंट करता हूँ और उसमें देखता हूँ कि वो कहाँ पर है। अच्छा। करेक्ट कर रहा हूँ सर? हमारी जो चीज है ना सर, कि हम उसमें हाई ऑन द कर्व है, लो ऑन द कर्व है या कहाँ पर हाँ है, ये हाँ। चीज हमें हमारे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम से पता चलेगी। तो अब मैं उस पे लोकेशन पे ना देखूं, मैं तो लोकेशन पे देख सर पा रहा था। लोकेशन पे देखिए ना, ये लोकेशन हमारी कहाँ पर है? 1529 पे। लोकेशन, व्हाट डू यू मीन? लोकेशन तो मैंने हायर टाइम फ्रेम सॉरी सॉरी, में है। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन हमारी 1529 पे है सर। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो अगर मैं मंथली पे वापस आता हूँ और हम्म। मैं इस पूरे एरिया को यहां से लेके यहां तक के एरिया को अगर मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर भी देता हूँ, तो हम्म। ये वाला पार्ट आपको क्या लगता है, 1529 वाला डेली का डिमांड जोन कहाँ पर आएगा? ओके, मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रखा था। मैं ये देख रहा था कि करंट मार्केट प्राइस, देखता था कि करंट मार्केट प्राइस कहाँ पर है। नहीं सर, वही चीज। अभी आप बोल रहे हैं हाँ हाँ कि जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में जो डिमांड जोन निकला है, जी, जहाँ, हाँ, उसको देखूं कि वो मेरा लोकेशन पे, मतलब हायर टाइम फ्रेम पे, वो कहाँ पर आता है, वो किधर कर्व में बैठा हुआ है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड नाउ, करेक्ट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। और अगर ओके। ये मंथली का टेस्टेड सप्लाई जोन ना होता हम्म। तो मैं कभी भी इस डेली वाले पे एंट्री ना लेता, क्योंकि हाँ, मंथली से अगर मंथली से प्राइस नीचे आ आएगा रही है नहीं तो तो मुझे कम से कम मंथली चाहिए। मंथली चाहिए होता है। श्योर श्योर। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। ठीक सर। मैं हमेशा वहीं पर ही देख के वहीं से निकाल के चलता था। ये मैंने ये पॉइंट ही नहीं समझा कि मेरे को इधर जो मेरा निकल रहा है, जोन निकल रहा है, उस जोन को देखूंगा। हाँ सर, जोन को देखना है, लेकिन तब देखना है अगर प्राइस ने इस वाले एरिया को टच नहीं किया। अगर इस ठीक। वाले एरिया को टच कर दिया तो यहां से हट जाइएगा। ओके। मतलब यहाँ पर हम एंट्री क्यों ले रहे हैं? अग्रेसिव नहीं ले रहे सर, हम एंट्री ले रहे हैं बड़ी नॉर्मल एंट्री। आप प्राइस के पर्सपेक्टिव को समझिए। मंथली के सप्लाई जोन में गया प्राइस, प्राइस को एक बार नीचे पुश किया गया, प्राइस ने यहाँ पर एक अपना पिवट बना दिया,
उसके बाद हम्म, क्या होता है जी, प्राइस ऊपर जाके अपना एक हायर हाई बनाता है और प्राइस अंदर चल जाता है। नेक्स्ट डे एक बार के लिए गैप डाउन होता है, अगेन हायर लो, यहाँ पर भी हायर लो, यहाँ पर भी हायर लो। आज तो और अंदर जाके प्राइस घुस गया और हम्म, इधर जाके कहीं हायर लो। तो इन चीज़ों को भी देख के, माना वो कन्वेंशनल चीज़ें हैं, लेकिन हमारी समझ के लिए हम उन्हें इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि प्राइस तो अंदर ही पेनिट्रेट होती चली जा रही है ना मंथली डिमांड सप्लाई जोन के। तो हम्म। समहाउ ये हमारे फेवर की चीज़ है, ये हमारे लिए कोई नुकसान की चीज़ इसमें नहीं है। पता नहीं सर ऊपर से चीज़ें डिलीट हो रही हैं, पर आई गेस पॉइंट आप समझ गए होंगे। हाँ, वो समझ गए सर। जी। अब आज वाली इंटरेस्टिंग क्लास पे आते हैं कि कब हमें ये मानना है कि बड़े टाइम फ्रेम से हमें रिवर्सल मिलेगा, उसके क्या सिंबल्स और साइंस हैं, और कब बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन या सप्लाई जोन टिकेगा ही नहीं, उसके क्या सिंबल एंड साइंस हैं, समझते हैं। मैंने एक पेंट पे कुछ ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट समझते हैं सर, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, शॉर्टिंग इन हायर टाइम फ्रेम when trend is up on intermediate time frame, shorting in higher high on the curve। मतलब ऑब्वियसली हम छोटे टाइम फ्रेम पे ही जाके देख रहे हैं, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे ही हम शॉर्ट करेंगे, पर हाई ऑन द कर्व पे जाके शॉर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द ट्रेंड। तो अगेंस्ट द ट्रेंड जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या क्या सिम्टम्स मिलने वाले हैं। पहला सिम्टम है लुक फॉर द गैप इन हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन। दूसरा पॉइंट है look for pivot followed by drop based drop in higher time frame supply zone। तीसरा है आप ट्रैप वाले लेवल्स ढूंढ सकते हैं जिनको हम डिस्कस भी कर चुके हैं। चौथी चीज हम कैंडल फॉर्मेशन से भी पता लगा सकते हैं। पांचवी चीज एम फॉर्मेशन। छठी चीज इंडिकेटर बेस्ड कंफर्मेशन। और एक जो चीज यहाँ नहीं लिखी हुई, जो इन सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सेक्टोरियल एनालिसिस। जो हमने सेक्टोरियल एनालिसिस की क्लास में सीखा था कि जब हम्म, सारे सेक्टर और सारे सेक्टर्स के बड़े हाईली वेटेड स्टॉक एक साथ जब कभी किसी डिमांड जोन में एंटर कर जाएं, तो समझिए वहां से चीज़ों में रिवर्सल आना तय है। इसको भी यहाँ लिख देते हैं, सेक्टोरियल एनालिसिस। इसका भी एक पॉइंट हमने बढ़ा दिया। तो पहले इसको समझते हैं कि सप्लाई जोन हमारा कब काम करेगा, ये बात हमें कैसे पता चलेगी। लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी, हमारा ऑल टाइम फेवरेट निफ्टी। और निफ्टी में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं क्या हमें गैप जैसी कोई सिचुएशन दिखती है। तो सर निफ्टी में क्या हमें हायर टाइम फ्रेम, अब यहाँ तो हमारे पास कुछ है नहीं, हायर टाइम फ्रेम कोई मंथली का सप्लाई जोन ही नहीं दिख रहा, पर यहाँ पर एक मंथली का सप्लाई जोन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। ये तीनों कैंडल मंथली के सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर शो करती हैं। एक बार के लिए इस पूरे एरिया को मार्क कर देते हैं, ये मंथली का एक सप्लाई जोन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। अब वीकली पे देखते हैं क्या यहाँ पर कुछ गैप है। वीकली पर एक तो प्राइस इस एरिया से चल रही है, लेकिन क्या इस वाले एरिया में कोई हमें गैप दिख रहा है। सर अगर गैप थ्योरी को मैं आपको थोड़ा और माइन्यूट समझाऊं, क्योंकि अब हम एडवांस एनालिसिस कर रहे हैं, तो बेसिकली ये जो ऊपर वाला एरिया है और जो इसके ऊपर का एरिया और जो इसके ऊपर का एरिया है, ये गैप से ही प्राइस नीचे आई है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो यहाँ पर एक गैप पक्का दिखेगा। इस एरिया को अगर मैं इस तरीके से मार्क कर लूँ तो ये मेरे लिए एक गैप है। वीकली पर अगर मैं इधर देखता हूँ तो क्या यहाँ पर कोई गैप दिखता है। एक बार के लिए प्राइस यहाँ तक गई और फिर सीधा प्राइस यहाँ पर ओपन हो रही है, तो इन दोनों के बीच में भी कुछ गैप है, इन दोनों के बीच में भी कुछ गैप है। तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल होती है, दैट इज लुक फॉर द गैप इन हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन। दूसरा, look for the pivot followed by DBT pattern। DBT is drop based drop in higher time frame supply zone। लेकिन पिवट हमें कहाँ दिखेंगे सर, छोटे टाइम फ्रेम पे दिखेंगे। पिवट मींस द रिवर्सल पॉइंट्स।
और रिवर्सल पॉइंट के बाद हमें क्या देखना है? रिवर्सल पॉइंट के बाद हमारे को ड्रॉप बेस ड्रॉप जैसे स्ट्रक्चर दिखने चाहिए। क्या यहां पर ऊपर वाले सप्लाई जोन में ड्रॉप बेस ड्रॉप हमें दिखता है? बिल्कुल दिखता है। इधर अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्या इधर हमें एक ये वाला ड्रॉप बेस ड्रॉप दिखता है? हम्म, ये भी क्लियरली विजिबल है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब कहने के लिए हो सकता है आप बोले पंकज ये तो नहीं चला, पर अगर एज अ ट्रेडर अगर आप देखें, इसमें जब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं अगर 75 मिनट पे एंट्री लेता हूँ, तो मुझे इजिली 3:1 यहाँ पे इस जगह तक का टारगेट मिल चुका है। इधर ही मिल गया था सर, वहां तक तो जाने की जरूरत ही नहीं, रिवर्सल यहीं पे हो गया था। अब वो रिवर्सल कितने दिन टिकेगा कितने दिन नहीं टिकेगा, वो बात पे भी हम आते हैं, उस पर भी आते हैं। शेयर मार्केट के बारे में और निफ्टी के बारे में तो एक चीज़ श्योर है, ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग रन ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। उसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, वो एग्जांपल ये कहता है कि मेरे दादाजी जब जिस घर में रहते थे उसमें चदरों की छत थी, घर में एक कूलर था, वही रेफ्रिजरेटर का भी काम करता था, और घर में एक स्कूटी होती थी। आज घर में हर कमरे में एसी है। आज शायद मैं किसी राजा से भी अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, क्योंकि राजा के पास भी जो फैसिलिटीज़ नहीं थी, एक सोफ़े वाली कार वो मेरे पास है। एक राजा के पास भी शायद हर कमरे में एसी नहीं था जो मेरे पास है। एक राजा के पास इतने नौकर नहीं थे जितने मैं फ़ोन पे आज एक एप्लीकेशन खोल के बुला सकता हूँ। तो ओवर अ हम्म, पीरियड ऑफ टाइम जो चीज़ें एक टाइम पे लग्ज़री थी, आज बेसिक नेसेसिटीज़ बनती जा रही हैं। दूसरी चीज़ सर हमें यहाँ नज़र आ गई और इधर भी नज़र आ गई। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। यू कैन लुक फॉर द ट्रैप दैट इज रैली बेस ड्रॉप। हो सकता है इसके ऊपर कोई ट्रैप लेवल हो, रैली बेस ड्रॉप। तो ये जो दो लेवल्स हैं, जो ये हाई टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं, एक बार के लिए हो सकता है ये वाला लेवल ना चले, क्योंकि ये लेवल ऑन टॉप ऑफ द लेवल है। रैली बेस ड्रॉप के नीचे ड्रॉप बेस ड्रॉप है, तो इट कुड बी कुछ एक लोग एंट्री यहाँ लेंगे, कुछ एक एंट्री यहाँ लेंगे और कुछ एक एंट्री यहाँ लेंगे। पर अल्टीमेटली इस सप्लाई जोन के बारे में सारे ही कंफर्म है कि ये चलेगा, क्योंकि ये जो रिवर्सल है ये प्रोफेशनल का क्रिएट किया हुआ रिवर्सल है। इसको इसलिए हम इसको प्रो गैप बोलते हैं, कि प्राइस तो ऊपर जा रही थी पर ऑल ऑफ अ सडन प्राइस में एक रिवर्सल आ गया। सो दिस गैप हैज बीन क्रिएटेड बाय प्रोफेशनल्स, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तीसरा सिंबल। चौथे की बात करते हैं, कैंडल फॉर्मेशन। जो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इस तरीके से जब कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो ऑब्वियसली वो एक ड्रॉप का सिंबल है। इस तरीके से जब बनता है तो एक ड्रॉप का सिंबल है, प्राइस में गिरने का सिंबल है। नेक्स्ट, एम फॉर्मेशन। जब भी कभी प्राइस ऐसे किसी बड़े टाइम फ्रेम पे जाएगी तो वो एक एम फॉर्म करेगी। अब एम फॉर्म करने के लिए उसको किसी एक डेली के डिमांड जोन तक आना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पर अगर आप एम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखें तो मैं कैसे भी मार्क कर दूंगा, पर ये अभी तक प्रॉपर एम बना नहीं है। और इट कुड बी कि ये प्राइस को इस लेवल तक लेके आए और यहाँ के बाद हम एक प्राइस में एक अग्रेसिव अप मूव देखें। इधर तक आती है बहुत बढ़िया, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जाएगी। इधर तक आती है और बढ़िया, तो भी हम एक ऑल टाइम अपसाइड का मूव देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ये गोल्डन क्रॉस ओवर वाला काइंड ऑफ सिंबल भी इसी एरिया में प्रेजेंट है। पर अभी के लिए अगर देखें हम प्राइस में, प्राइस के साथ निफ्टी के साथ हो क्या रहा है, खैर अपनी डिस्कशन रह जाएगी, निफ्टी को बाद में डिस्कस करते हैं। देन इंडिकेटर बेस्ड कंफर्मेशन, जो हमने आरएसआई लगा के सीखा था, जो हमने बॉलिंजर बैंड लगा के सीखा था। तो बॉलिंजर बैंड हमें क्या बोलता है, ये आपको भी अवेलेबल है, मुझे भी अवेलेबल है। मंथली पे आप कम से कम जाएंगे, और ओके। मंथली पे सर बॉलिंजर बैंड की भी ना एक मैं आपको अलग से इसका कुछ एक और भी इसकी इंपॉर्टेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे। और मैंने सर से वो भी पूछा था कि अगर मुझे सारी चीज़ें देखनी हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हार्मोनिक सेटअप, तो आप मुझे समझाओ वो कैसे करना है, तो वो भी उन्होंने बताया, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, पर ओके सर। स्लोली स्लोली, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा होगा ना तो ओवरवेलमिंग डाइजेस्ट होना मुश्किल होता है। हम्म,
अब यहाँ पर देखें सर, तो ये ऊपर वाले प्राइस से, जब ये ऊपर वाली लाइन से प्राइस नीचे एक भी कैंडल इस ग्रीन के अगर नीचे क्लोज होती है तो हम मानते हैं कि वहां से वो प्राइस रिवर्सल आएगा। तो यही वाली ग्रीन कैंडल इससे नीचे ही क्लोज हो गई थी, उसके बाद से पूरा प्राइस रिवर्सल है, जो कम से कम एटलीस्ट जो मिडल ऑफ द बैंड है वहां तक तो प्राइस को लेके आएगा ही आएगा, चाहे लोअर ऑफ द बैंड तक लेके आए या ना लेके आए। लोअर ऑफ द बैंड पे कौन सा एरिया बनता है? लोअर ऑफ द बैंड पे हमारा एरिया बनता है, अगर आप देखेंगे तो ईयरली का एक सप्लाई जोन, जो 19,600 मैंने आपको बोला था कि सर कभी भी मार्केट इधर आए, ये 20,000 का लेवल है वैसे, तो आप उसे जरूर बाय कीजिएगा। तो 19,600 700 लगभग यही वो लेवल पड़ता है कि अगर यहां तक भी आ जाता है तो हमारे को ईयरली वाले में एंट्री मिल जाएगी। एक तो बॉलिंजर बैंड हमने सीखा था, दूसरा हमने सीखा था आरएसआई। आरएसआई में हमें कैसे पता चलेगा हम ऊपर जा रहे हैं? पॉजिटिव डाइवर्जन दैट टू ओनली इन ओवरसोल्ड टेरिटरी, नो अदर एरिया, और उसमें भी इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, या मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है वो डेली का टाइम फ्रेम बोलता है। मेरे लिए डेली का टाइम फ्रेम बहुत अच्छे से काम किया है। यहाँ प्राइस नीचे थी, आरएसआई ये रहा, प्राइस उससे भी नीचे आई लेकिन आरएसआई ऊपर चला गया, तो मेरे लिए एक पॉजिटिव डाइवर्जन था जहां आरएसआई हायर लोज बना रहा है वेयर एज प्राइस लोअर लोज बना रहा है। तो मैं अगर इसको फ्री लाइन से टच करूं तो ये कुछ कुछ इस तरीके से पिक्चर दिखती है। तो इसने भी मेरे को कंफर्मेशन दे दी कि यहाँ पर एक, यहाँ से प्राइस ऊपर चढ़ेगी, और नीचे गिरने की कंफर्मेशन कहाँ थी? नीचे गिरने की कंफर्मेशन हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक प्राइस कोई बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में नहीं पहुंच जाएगा। अब प्राइस यहाँ पर ये मंथली वाले में आया, जब तक ये मंथली वाले में एंटर नहीं किया था आरएसआई भले ही नीचे गिर रही है लेकिन प्राइस अभी भी ऊपर चढ़ रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये प्राइस मंथली वाले, वीकली वाले इस सप्लाई जोन में एंटर करता है इस कैंडल के साथ, और उसके बाद यहाँ पर प्राइस हायर हाई बना रहा है, जबकि आरएसआई या तो लोअर लो बना रहा है या फिर एज इट इज है। दोनों ही सिचुएशन में इसको हम नेगेटिव डाइवर्जेंस मानेंगे। तो अल्टीमेटली प्राइस एक बार के लिए यहाँ पर आके अच्छे से रुक गया। ये कुछ एक तरीके थे जिससे हम ये जज कर पा रहे थे कि क्या बड़ा टाइम फ्रेम का डिमांड जोन टिकेगा या नहीं टिकेगा, बड़ा टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन टिकेगा या नहीं टिकेगा। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पे तलाशने जाएं तो हमें कैसे देखने को मिलेंगी? क्वार्टरली पे एक डिमांड जोन था, इसको तो हम कई बार निफ्टी के तो कई बार डिस्कस कर चुके, फिर से कर लेते हैं कि ये क्यों चला, क्या क्या सिम्टम्स हमें यहाँ दिखे। क्वार्टरली टाइम फ्रेम, मंथली पर कोई अच्छी पिक्चर नहीं थी, वीकली पर कोई अच्छी पिक्चर नहीं थी, लेकिन वीकली पर एक कैंडल बता रही थी कि मैं तो चली, ऊपर चली, बिल्कुल प्राइस का सब कुछ ही ऊपर है, हैमर जिसको बोले, इतना छोटा माइनर सा। और इसके अंदर 75 मिनट्स में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिखाए थे सर, दो डिमांड जोन्स थे, एक लगभग इस एरिया में था ध्यान है मुझे ये, और एक लगभग इस एरिया में था। तो जो हमारी थ्योरी है उस थ्योरी को सत्यार्थ करते हुए दोनों डिमांड जोन, इसको हम लेके आए थे लोकल चार्ट डेटा से, क्योंकि 90 डेज में चार्ट कहीं से आ नहीं रहे थे। शो लोकल चार्ट डेटा कहाँ चला गया, अब शो कर ही दिया इसने, तो इससे और क्या ही मांगे। 75 मिनट, और इसमें भी अगर मैं 15 मिनट पे जाऊं तो मुझे प्रॉपर एक वो स्ट्रक्चर दोनों के ही दिख रहे हैं। जो मैं आपको चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना सर हमारे पास जूम बॉक्स की भी ऑप्शन होती है, तो वो आपके लिए भी एप्लीकेबल है, मेरे लिए भी, सबको मिलेगा। आप जूम बॉक्स को क्लिक करके सीधा उसी एरिया में पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 15 मिनट पे क्लियरली ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, बिल्कुल बहुत अच्छा सा रैली बेस रैली का। और एक नीचे वाले एरिया में यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो एक एक गैप है, ये छोटा सा गैप है, और इन दोनों कैंडल्स के बीच में भी कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन है, इन दोनों कैंडल्स के बीच में। अब वापस आते हैं इस थ्योरी पर। बाइंग इन
लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन इन लो ऑन द कर्व एरिया, जब ट्रेंड हमारे सुपर अगेंस्ट है जैसे कि निफ्टी गिरी थी, तो लुक फॉर द गैप इन हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन। गैप पहचानिए। डेली पे अगर मैं जाऊं तो यहां पर ये गैप क्लियर था, और गैप कैसे था कि प्राइस यहां पर क्लोज हुई, उसके बाद यहां पर ओपन हुई। ये क्लियर कट एक गैप है। सेकंड चीज, लुक फॉर पिवट फॉलोड बाय रैली बेस्ड रैली इन हाई टाइम फ्रेम डिमांड जोन। अब इसी हाई टाइम फ्रेम डिमांड जोन पर हमें बेसिकली एग्जीक्यूशन या छोटे टाइम फ्रेम पर, लोअर टाइम फ्रेम पर हमें आरबीआर तलाशना है। तो लोअर टाइम फ्रेम पर आरबीआर हमें कहाँ मिला था? अभी ये 15 मिनट पे हमें एक आरबीआर मिला था। ये रहा रैली बेस रैली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन लुक फॉर द ट्रैप लेवल दैट इज डीबीआर, ड्रॉप बेस रैली, कि यहाँ पर कोई ड्रॉप बेस रैली है। ड्रॉप, अगर मैं इस पूरे को बेस मान लूँ, बेस और उसके बाद रैली, क्योंकि यहाँ से अगर प्राइस नहीं चला तो ये एक लेवल ऑन टॉप ऑफ द लेवल का काम करेगा और यहाँ से प्राइस चलेगा, ये नीचे वाले 15 मिनट के जोन से। चौथा पॉइंट, कैंडल फॉर्मेशन हैमर या स्पिनिंग टॉप की तरह, या कोई नॉविस ट्रैप यहाँ पर अगर कोई हो, तो देखते हैं क्या हुआ। क्या यहाँ से प्राइस चली और क्या उस तरीके की कैंडल की कंफर्मेशन आई? देखिए फर्स्ट टाइम आई, ये वो 15 मिनट के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर चली, और इस वाले जोन ने हमें क्लैरिफिकेशन दे दी कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाली है। स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाली है, और इधर तो हमें बिल्कुल ही क्लैरिफाई हो गया कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। उसके बाद हमने देखा था कि नॉविस गैप में जब जब नॉविस गैप लेके प्राइस प्रो गैप के अंदर आ रही है, और उसके बाद प्रो गैप के साथ उस जोन को छोड़ रही है, दैट मीन्स कि ये तो सुपर एक्सीलेंट काइंड ऑफ डिमांड जोन है, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकती। आरएसआई ने हमें एडिशनल कंफर्मेशन दे दी। डब्ल्यू फॉर्मेशन, बड़े टाइम फ्रेम पे जब भी कभी डब्ल्यू फॉर्मेशन बने, प्राइस जब दूसरी बार आए और अंदर आके आपको टच करे, तो आपके लिए एक एडिशनल कंफर्मेशन है कि यस, प्राइस सेकंड टाइम जोन में आ रही है और वहां से अप जा रही है। दैट मीन्स इट्स अ कंप्लीट रिवर्सल पॉइंट। कुछ लोग इस डब्ल्यू को इस तरीके से भी मार्क कर देंगे, दैट्स ओके, पर एटलीस्ट एक रिवर्सल का पॉइंट हमें मिल गया। पर मेरा मानना है कि जब तक इस जोन को प्राइस ने छोड़ा नहीं, तो दोबारा आना तो काउंट होगा ही नहीं ना। दोबारा तो मैं इसी को मानूंगा। यहाँ तो अभी तक प्राइस इसमें से बाहर निकली ही नहीं। जब प्राइस बाहर निकल जाए और दोबारा टच करे, दैट विल बी अ कंप्लीट प्रॉपर डब्ल्यू फॉर्मेशन। फिर आता है हमारे पास पॉइंट इंडिकेटर बेस्ड कंफर्मेशन और सेक्टोरियल एनालिसिस। सेक्टोरियल एनालिसिस की क्लास में हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि सारे बड़े हैवी वेटेड स्टॉक्स अलोंग विद देयर सेक्टर्स एक साथ डिमांड जोन में एंटर किए थे। तो अगर मैं इस चीज़ को हटा दूं, आरएसआई हमें कंफर्मेशन दे रहा है, और यहीं पर ही हमें बॉलिंजर बैंड भी कंफर्मेशन दे रहा है इस बात की कि प्राइस, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे जाता हूं तो क्वार्टरली पे और अच्छी पिक्चर, मंथली पे एक सेकेंड, ग्राफ की सेटिंग, अरे नहीं यार, ओके। तो ये देखिए, जब प्राइस ऊपर वाले एरिया को टच करके आ रही है +2 वाले डेविएशन को, तो वो एटलीस्ट मिडल वाले बॉलिंजर बैंड तक आएगी, और वो अगर इस एरिया में है जहां पर ये वाला सारा वो डिमांड जोन था, यहीं पर वो सारे डिमांड जोन थे, दैट मीन्स ये हमारे लिए थर्ड कंफर्मेशन है कि प्राइस यहां तक तो आएगी और यहीं से कंफर्मेशन लेके ऊपर जाएगी। और सेक्टोरियल एनालिसिस इन सब में सबसे ऊपर है। इसमें नाम क्यों नहीं लिखा था? सेक्टोरियल को किसी के साथ भी नाम देना उसके साथ बेईमानी है। सेक्टर अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ है
कि द मोमेंट सेक्टर किसी एरिया में एंटर कर रहा है, आईटी स्टॉक को 32,000 पे रेकमेंड किया, फिर कुछ दिन पहले फिर रेकमेंड किया। आईटी स्टॉक्स फटने वाले हैं, एफएमसीजी फटने वाले हैं, ये स्ट्रक्चर्स उनका बताते हैं। पर समहाउ एक बार के लिए हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक आएगा, पर दैट्स ओके, कोई इशू नहीं है। अब ये तो हमने पढ़ लिया सर कि कब कब ये वाले एरियाज चलेंगे। क्या इन दो एरियाज में कुछ डाउट है? ये कंडीशन जो है सारी फुलफिल होनी चाहिए। सर देखिए, इनमें से हमें जितनी ABCD ज्यादा ये मिलेंगी उतने ज्यादा से हमें कंफर्मेशन होगी कि हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है सर कि ये इनमें से जितनी ज्यादा चीजें हमें मिलेंगी उतने से ज्यादा हमें श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ भाई। और इसके अलावा एक चीज मैं और लिख देता हूँ सर, अगर हमें नोविस गैप के साथ प्रो गैप में एंट्री मिले, नोविस गैप के साथ प्रो गैप में एंट्री मिले और वहां से एक प्रो गैप के साथ हमें जोन छोड़ने को मिल जाए जो अभी हमने देखा, तो मैं इसको सिंपल लिख देता हूं कि जो हमारी गैप वाली की जो फोर्थ कंडीशन थी वो अगर ऑल हमें मिल जाए, कंबाइन, सारी कंबाइन कंडीशन है फोर्थ वाली। हाँ, तो वो अगर हमें मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट, ठीक। फिर तो कमाल है। और इधर में एक चीज और भी आप जी बता दीजिए। जी यहाँ जैसे लिखा हुआ है पहले ए पॉइंट और बी पॉइंट में हायर टाइम फ्रेम, जी आप जो अभी एक्सप्लेन कर रहे थे उसमें आप लोअर टाइम फ्रेम कह रहे थे। सर, शुड हाई इट बी? टाइम फ्रेम के ऊपर ये चीज मिलनी चाहिए, लो टाइम फ्रेम में। ये जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर हाई टाइम फ्रेम पे बननी चाहिए, सिर्फ ये कहने का पर्पस है। मतलब जैसे हम लोकेशन के ऊपर ये वाली पिक्चर बननी चाहिए ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। मैंने समझा नहीं, लोकेशन के ऊपर और स्मॉलर टाइम फ्रेम। सॉरी, एग्जीक्यूट, हाँ यस सर, लोकेशन के ऊपर। ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम है ना, हाँ। यहाँ पर बनी हमारी पिक्चर, लेकिन कौन से टाइम फ्रेम पर? छोटे टाइम फ्रेम पर ही सही, हमें 15 मिनट पर ही सही वो पिक्चर देखने को मिली कि यहाँ पर वो चीज़ थी जो अभी हमने निकाल के देखी थी। ड्रॉप बेस रैली भी था और ड्रॉप बेस रैली भी था। नहीं समझ में आ रहा उतना, तो उतने छोटे टाइम फ्रेम पे मत जाइए, बस इतना समझ लीजिए कि जो ये गैप है यहाँ पर दो डिमांड जोन पक्का बैठे हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे, जिसमें से ठीक है। एक पक्का है, कंफर्म है, रैली बेस रैली होगा। क्योंकि जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम जाके देख भी चुके सर कि यहाँ पर एक रैली बनी है, फिर एक बेस बनी है और फिर एक रैली बनी है। उसी की वजह से इस कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, जो ये ग्रीन वाली जो कैंडल है, इस कैंडल की फॉर्मेशन ही ऐसी हुई है। सर सोचिए ना, ये यहाँ पर एक बार के लिए रेड, यहाँ पर ये रेड कैंडल बन के रह गई होगी, रेड कैंडल के बाद क्या हुआ होगा, एक बेस कैंडल बनी होगी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी होगी, फिर कहीं कोई बेस होगी और उसके बाद फिर एक ग्रीन एक्साइटिंग बनी होगी। तो अल्टीमेटली यहीं पर ही कोई ना कोई रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन है, जिसको अभी हमने 15 मिनट पे तलाशा था। और ये प्राइस जो एकदम नीचे गिरा उसके बाद ऊपर आया, इसका मतलब यहाँ पर कोई ड्रॉप बेस रैली का भी डिमांड जोन है। तो इस कैंडल को देख के ही हम समझ जाएंगे, हमें उतने 15 मिनट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो कैंडल कैंडल से पता लग रहा है, एक्चुअली मैं सही बताऊं तो कैंडल से हाँ, पता लग रहा है। तो वही ना सर कि कैंडल से ही पता लगा लेंगे हम उतना। मतलब मेरा तो काम है कि एकदम उसको तोड़ के बताऊं आपको, पर ठीक है, आप उतना अब मैच्योर हो चुके हैं कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। और हफ्ते में एक क्लास लेने का पर्पस भी यही है सर कि चीज़ों को हम थोड़ा और एनालाइज करें और सीखें, ताकि जो हमारे डाउट्स हैं हम वो सब चीज़ों को कंपाइल करके डिस्कस कर सकें। आज की क्लास तो एक दो बार देखनी पड़ेगी बार बार मुझे। सर बिल्कुल देखिएगा, आप यकीन मानिए, ये जो मैं नोट्स आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने खुद 6 बार देखे हैं, तो जाके मैं आपके साथ डिस्कस कर पा रहा हूँ। हम्म, इसके बाद सर, कब ऐसा है कि हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन या हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन हमारा नहीं चलेगा? ठीक है सर, अब तो सिंपल लैंग्वेज में बोला कि कब हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन या हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन नहीं चलेगा। ठीक। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है? पहला, इंपॉर्टेंट लेवल्स और उनसे आई हुई रिएक्शन फ्रॉम द लेवल्स टू बी चेक्ड, कि अगर मान लीजिए मेरे डिमांड जोन पे प्राइस आ भी गया, वहां से उसने रिएक्ट कर भी दिया, लेकिन अगर किसी प्रीवियस सप्लाई जोन या किसी प्रीवियस पिवट के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दी और एक नया हायर लो बना दिया, दैट मीन्स मेरे जोन में दम नहीं है। दूसरा, आईटीएफ पे ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड था, मेरे एरिया से टकराया,
एक बार के लिए रिएक्शन आई, जब दूसरी बार फिर से टकरा रहा है डब्ल्यू फॉर्मेशन की मैं सोच रहा हूँ, और दूसरी बार टकराने पर भी ट्रेंड अगर साइडवेज नहीं हुआ, इट मीन्स ट्रेंड अभी भी डाउन है, इसका मतलब मेरा जोन टिकने वाला नहीं है। अभी हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे सर। कॉन्टिन्यूएशन हमें दिखनी चाहिए लोअर टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर, मतलब दोनों ही टाइम फ्रेम अगर लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहे हैं, इंस्टेड प्रीवियस किसी हाई को ब्रेक करके नया हायर हाई बनाने के, इसका मतलब भी कि हमारा सप्लाई जोन, मतलब हमारा डिमांड जोन वैलिड नहीं है। आइए बिरला सॉफ्ट पे देखते हैं, बी सॉफ्ट। सारे ये बॉलिंजर सब हटा देते हैं सर। सर ये मंथली पे ये डिमांड जोन है सर, ओके, पर ये डिमांड जोन नहीं चला। ये डिमांड जोन एक बार के लिए रिस्पेक्ट हुआ पर नहीं चला। जब जी, मंथली से रिएक्शन आ रही है तो एटलीस्ट प्रीवियस मंथली का कोई एक सप्लाई जोन, चलिए वीकली पर ही देख लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर चल के देखते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। इसमें वीकली का भी एक डिमांड जोन था ये ऊपर वाले एरिया में, और एक ये नीचे भी था एक वीकली का डिमांड जोन। तो टेक्निकली हमारे पास दो डिमांड जोन थे इस एरिया में, एक ऊपर एक नीचे। डेली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं सर। डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो एक ये तो था रैली बेस रैली जो कि चल चुका है, तो डेली पर ले देकर मेरे पास एक ये नीचे वाला ही एरिया बचता है, वो भी टेस्टेड है, वो भी टेस्टेड है, ऊपर वाला भी टेस्टेड है, नीचे वाला भी टेस्टेड है। तो अब देखते हैं जब प्राइस इस एरिया को अप्रोच करती है तो क्या होता है। प्राइस इस एरिया में आई, इस एरिया को टच करने के बाद ऊपर गई। अब एटलीस्ट एक सप्लाई जोन कहां पर बनता है, यहां पर। कम से कम इस पिवट के ऊपर या इसके ऊपर तो क्लोजिंग आनी ही चाहिए थी जब यहां से रिएक्शन आई है, और अगर इसमें दम है तो। पर हुआ क्या, ये बीच रास्ते में सांस तोड़ दी इसने, और इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग अ हायर हाई इट फॉर्म्ड अ लोअर हाई। उसके बाद क्या हुआ सर, प्राइस दूसरी बार इस एरिया को अप्रोच करती है। अब की बार तो साफ पता चल रहा है कि प्राइस ने कुछ दम दिखाया ही नहीं, और यहीं पर आके इस वाले सप्लाई जोन को भी ब्रीच नहीं कर पाई, जो एक छोटा सा सप्लाई जोन था, इसके आगे भी हार मान ली। फिर क्या होता है, अब अगर मुझे कंफर्मेशन एंट्री लेनी है तो एटलीस्ट एक सप्लाई जोन का ब्रीच होना जरूरी है, वो मैं अभी तक वेट कर रहा हूं कि कहीं कहीं तो ब्रीच हो जाए एक सप्लाई जोन। अभी तक मुझे कहीं पर भी एक सप्लाई जोन ब्रीच होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसको भी मैं अगर कंफर्मेशन एंट्री मानूं कि एक डिमांड जोन बन गया, तो इसने एक बार के लिए 2:1 का तो टारगेट दे दिया इस वाले एरिया ने, पर उससे अच्छा टारगेट नहीं दे पाया। अब हो क्या रहा है प्राइस के साथ, प्राइस जब यहां से दूसरी तीसरी बार रिएक्ट होके जा रही है तो इसके ऊपर क्लोजिंग एक अच्छी लेग आउट के साथ मिलना और इस तरीके से बेस कैंडल्स के साथ मिलना, दोनों में बड़ा फर्क है। इस पूरे के ऊपर क्लोजिंग तो मिली, लेकिन कहीं पे भी कोई अग्रेशन मूव नजर नहीं आ रहा, और प्राइस नीचे आती जा रही है। एंड देन प्राइस नीचे आने के बाद एक रैली बेस्ड ड्रॉप इसी के अंदर जाके, इस वाले डिमांड जोन के अंदर जाके, जो हमने मार्क किया था कि यहाँ पर एक हमें डिमांड जोन फ्रेश वाला दिखा था, एक रैली बेस्ड ड्रॉप बनाती है, और उसके बाद प्राइस मतलब रोक ही नहीं पा रही और प्राइस नीचे जाती जा रही है। अब ये लोअर वाला एरिया सर जो चल चुका है, जो टेस्टेड डिमांड जोन है, और टेस्टेड डिमांड जोन का हमारा रूल हमें बोलता है कि हमें उसमें एंट्री टाइप 3 लेनी चाहिए। एंट्री टाइप 3 मतलब जब प्राइस इस जोन को छोड़ के जाएगी, ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद हमें एंट्री लेनी है। तो यहां से प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाके देन स्टॉप आउट, अल्टीमेटली ये एरिया नहीं चला। तो इस पूरे अगर पिक्चर को मैं ऑब्जर्व करूं तो कहीं पर भी प्राइस ने रिएक्शन लेने के बाद एक नया हाई फॉर्म नहीं किया, रादर जो वीकली पर जो चलता आ रहा था, जो वीकली पर चलता आ रहा था उसी ट्रेंड को फॉलो किया, हाई हाई लो, हाई लो,
फिर अगेन लोअर हाई, फिर अगेन लोअर लो, फिर अगेन लोअर हाई, फिर अगेन लोअर लो, फिर अगेन लोअर हाई और यहाँ से प्राइस सीधा नीचे। अब इस वाले एरिया से प्राइस क्यों चली? एक तो यहाँ पर हाफ ईयरली का टाइम फ्रेम था, क्वार्टरली का टाइम फ्रेम के प्रॉक्सिमल से ही टच होके चली गई। अब तो मतलब प्राइस में अच्छी चीजें बन रही हैं, एटलीस्ट एक वीकली का डिमांड जोन भी ये बनता हुआ सा नजर आ रहा है, इवन इफ आप इसे 4 बेस कैंडल वाला बोलें। और इसकी अचीवमेंट ये है कि इसने अब इस वाले के ऊपर भी हमें क्लोजिंग दे दी है, एटलीस्ट प्रीवियस पिवट के तो हाई पे क्लोजिंग दे दी है। इवन इफ वो इस वाले सप्लाई जोन से चल के एक बार नीचे आया, प्राइस को रोक क्या रहा है? ये ईएमए रोक रहा है, ऊपर जो नहीं जाने दे रहा। अल्टीमेटली फर्स्ट टारगेट प्राइस का कहाँ तक बनता है? इस वाले सप्लाई जोन तक, 469 तक फर्स्ट टारगेट बनता है। सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट वो हम बड़ी पिक्चर को देख के डिसाइड कर लेंगे। देखो डिमांड जोन बहुत वीक था। कौन सा, ये वाला? हाँ सर जब बड़े टाइम फ्रेम से हिट किया है और एक वीकली का डिमांड जोन बन ही गया है ना, चाहे वो वीक बना है। आप यहाँ पर देखिए वीकली पर तो कोई डिमांड जोन बना ही नहीं था। ये जो डिमांड जोन की जो लेग आउट बनी भी थी, लेग आउट हम डिमांड जोन ही तब मानते हैं जब लेग इन से बड़ी लेग आउट। ये तो है ही नहीं कुछ भी। ये तो कुछ है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर बना भी कैसा? रैली बेस रैली का। मतलब प्राइस ने 332 से 431 तक का अपमूव दिखाया, दैट मीन्स क्लोज टू 33%। तो इतने बड़े अपमूव में जो डिमांड जोन बना है उसको इग्नोर नहीं करेंगे। परसेंटेज वाइज अगर आप देखें, ऊपर से नीचे गिरा 911 से 330 तक आया है, 1/3 हो गया है। लेकिन यहां से ऊपर तक जाते हुए 1/3 ये बड़ा भी है। तो ये वाली कैलकुलेशन को हम नहीं छोड़ेंगे। और इन सब के अलावा भी अगर एक चीज हमें और देखनी होगी, तो बड़े टाइम फ्रेम पे जाके हम क्या देखेंगे? हम जाके देखेंगे रिट्रेसमेंट। रादर रिट्रेसमेंट के अंदर मैंने कुछ एक फिगर्स ऐड किए हैं। इसको कैसे काम में लेते हैं सर, ये भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। जब भी कभी मेजर ड्रॉप आया है इस स्टॉक में प्रीवियसली भी, तो इस प्राइस ने अपने 88.5 के लेवल को टच किया और अब की बार भी वहीं से रिएक्शन इसने लिया है। तो ये फिबोनाची एक्सटेंशन वाला मैं जो आपको बोल रहा था कि हाँ ये भी ये मैं 0, 23, 38 ये फिबोनाची नंबर हाँ, से। ये वाला भी मैं आपको बताऊंगा सर कि चार्ट पे ही देख के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि अब इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ये चीज भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, मतलब एक एक ठीक, करके हम टॉपिक से सारे कवर करेंगे। श्योर श्योर सर। तो अभी मंथली पे 88.5 पे आके भी प्राइस चल रहा है, ये भी एक तरीका हो सकता है कि हम इसको पता लगाएं। लाइक निफ्टी ने एक्सेप्ट लॉकडाउन हर बार 33% के अप्रॉक्स से हमें एक रिवर्सल दिया है, एक लॉकडाउन के टाइम पे और एक अभी। ये 88.5% से इसने हमें रिवर्सल दिया है। 88.5। अगर मैं लॉकडाउन का भी आपको दिखाऊंगा तो सेम इसने 88.5 से हमें रिवर्सल दिया था। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा था, ये जो अब की बार जो हमें मिला है मौका, ये वंस इन अ वाइल वाला मौका, ये लॉकडाउन जैसा मौका है कि प्राइस 7-8 महीने तक लगातार नीचे गिरती रहे। ऐसा इतिहास में कभी दर्ज हुआ नहीं है। लॉकडाउन में भी अगर आप देखेंगे तो 1-2-3 महीने ही प्राइस नीचे गिरा, उसके बाद तो प्राइस बस ऊपर ही चलता गया। पर यहाँ तो 7 महीने इसने रेल बना दी उसकी। इट इज अनदर वे कि हम इसको फाइंड आउट कर पाए कि प्राइस कब तक नीचे गिरेगा या कब प्राइस उसको रोक नहीं पाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं सर, कि प्राइस उसको कब नहीं रोक पाएगा। तो इसका मेरे पास एग्जांपल है, बजाज ऑटो भी है, टाटा मोटर्स भी है और निफ्टी भी है। आप टाटा मोटर्स भी देख सकते हैं। टाटा मोटर्स तो आज वैसे ही गिरा 3.5%। हाँ सर, टाटा मोटर्स में ना दिखाते हैं सर, टाटा मोटर्स एक बार के लिए तो 5% डाउन था। तो यहाँ से लेके जो एक ये पूरा अप मूव आया है, ये तो सर मेरे लिए एक बेस्ट एरिया है बाइंग का, जो इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने लगा के रखा है। और 8:1 यहाँ तो मतलब लॉन्ग होना बनता ही है, इधर तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। हालांकि ये ईयरली की प्रॉक्सिमल से ही चल गया है और हमने देखा है सर कि जब भी निफ्टी या टाटा मोटर्स जैसे बड़े स्टॉक जब अपने एरिया में आते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, तो डब्ल्यू फॉर्मेशन देते हैं। तो इधर डब्ल्यू फॉर्मेशन अभी तक नहीं बनी है, तो मुझे लग रहा है एक बार के लिए और प्राइस
कुड बी इस ईयरली वाले 548 540 वाले एरिया को एक बार और टच करने की कोशिश करेगा। ये ऊपर वाला क्वार्टरली का एक बार के लिए चला, पर जब क्वार्टरली का चला तो ऊपर भी क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन बन चुका था, जिसने प्राइस को नीचे पुश किया। अब क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत अग्रेसिव सेलिंग से आ रहा है, इसमें भी जब हम रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं और इसके पुराने रिकॉर्ड को देखते हैं, तो लॉकडाउन समेत जो बड़े टाइम फ्रेम्स हैं, सॉरी मैंने शायद गलत ये टूल तो लगा मेजर लग गया लगता है। दिया, मैंने गलत टूल लगा दिया, सॉरी। मेजरिंग टूल लग गया। हट जा भाई, बीच वाला सेलेक्ट कीजिए सर, तभी जाएगा ये। वही कर रहा हूँ सर, कभी कभी सारी चीज़ें डिलीट करनी पड़ती हैं इसके चक्कर में। कोई नहीं, रिट्रेसमेंट लाइन, $78.6 एग्जैक्टली। एक तो एरिया होता है सर 50 to 61.8, जो नॉर्मल इसका एरिया है, जहां पर ये सस्टेन नहीं किया। पर ये वाला जो डिमांड जोन था, ये 61 और 78.6 के बीच में था, जो कि इस स्टॉक का ट्रेंड ही नहीं है कि यहाँ पर रुके, ये रुकेगा 78.6 पे, तो इधर रुकने का तो लॉजिक ही नहीं था। अब यहाँ पर हमें देखना था क्या इधर कोई डिमांड जोन है इस वाले एरिया में 78.6 से 88.5 वाले एरिया में। तो जब हम इधर गए और हमने चेक किया बड़े टाइम फ्रेम पर, तो हमें यहाँ ईयरली का भी डिमांड जोन मिला था और हाफ ईयरली का भी मिला था। तो ये रिट्रेसमेंट को कैसे चेक करना सर, ये भी मैं आपको पूरा तरीके से सिखाऊंगा। अब ये ऊपर वाला लेवल काम क्यों नहीं किया, ये क्वार्टरली का डिमांड जोन काम क्यों नहीं किया, या एक बार के लिए काम किया तो शायद 2:1 दे गया, उसके बाद क्यों नहीं काम किया। देखते हैं इस क्वार्टरली के डिमांड जोन को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी और इसके अंदर की स्ट्रक्चर कैसी थी। मंथली पे देखते हैं, क्या मंथली पे इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर थी। मंथली पे इसके अंदर यही स्ट्रक्चर है जो आपके सामने नज़र आ रही है, लेगिन 4 बेस और फिर रैली। वीकली पर इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर थी सर, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर एक अच्छा स्ट्रक्चर मिलना बेहद ज़रूरी है डिमांड जोन के लिए। क्या इधर हमें कुछ इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो इस पूरे प्राइस को अप मूव देगा वीकली पर? द आंसर इज नो। डेली पर देख लेते हैं, वीकली पर नहीं दिखा, हो सकता है डेली पर रहा हो, और जो डेली पर रहा होगा उसी ने इस प्राइस को एक अप मूव भी दिया होगा। एक बार के लिए मार्क करना हो तो मैं इस वाले एरिया को मार्क करूंगा, ड्रॉप बेस, ये गैप अप के साथ और दूसरी कैंडल भी गैप अप के साथ। हालांकि इसने इस प्रीवियस वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो ये नहीं तो कौन सा लेवल, फिर ये एक बार के लिए ये वाला लेवल ले सकते हो। पर अगर आप डेली पर भी देखें तो कोई अच्छा स्ट्रक्चर इसके अंदर हमें नहीं दिख रहा, आप कहीं पर भी तलाश लें। क्या आपको नजर आ रहा है क्या ये नहीं है क्या? डेली पे भी? रैली भी रैली कहाँ सर ये हाँ, ये तो सर टेस्टेड है ना, अच्छा ये तो ठीक है। ब्रीच्ड है, हम्म, ये तो क्वार्टरली का ठीक डिमांड है जोन बनने से पहले ही ब्रीच था। ठीक है। तो कुछ भी अगर दिखता है तो शायद ये बॉटम पे कुछ कुछ दिखता है जहां पर एक गैप सा दिख रहा है, पर वो भी सारे बहुत बार टेस्टेड हैं ये भी। वो भी बहुत बार कैच हो चुका है। तो अल्टीमेटली जब जोन के अंदर कुछ था ही नहीं इस क्वार्टरली के अंदर, तो इस क्वार्टरली के चलने का लॉजिक भी क्या ही था। पर फिर भी हमने दो एरियाज मार्क किए हैं, देखते हैं उन दो एरियाज ने कैसे परफॉर्म किया है। ऊपर वाला एरिया तो पहली बारी में ही फेल हो गया, दूसरे वाले एरिया ने एक बार के लिए प्राइस को ऊपर पुश किया, पर कोई भी नया हाई नहीं बना पाई और ना किसी वीकली के सप्लाई जोन को ब्रीच कर पाई। एक बार के लिए इस वाले वीकली के सप्लाई जोन को ब्रीच किया इस वाले डिमांड जोन ने, या इस वाले डिमांड जोन का आप मान लीजिए ये वाले डिमांड जोन ने एक बार 2:1 दे भी दिया, पर उसके बाद ये वाला भी स्टॉप्ड आउट हो गया, और उसके बाद तो प्राइस इस वाले एरिया में रुकी ही नहीं और सीधा गैप डाउन के साथ वो ईयरली में एंट्री दे दी। तो ये तो वो सेक्टोरियल एनालिसिस वाली बात थी कि जब सारे हैवी वेटेड स्टॉक एक साथ, फोर्थ वाली कंडीशन भी लग रही है गैप की, क्या नोविस गैप इनटू अ प्रो गैप, सारी कंडीशंस के साथ विद सेक्टर एनालिसिस जब अब यहाँ पर चीज़ पहुंची, तो ये एक रिवर्सल का साइन था। और उसके बाद कैंडल भी कैसे बनती है आपके सामने, एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल जो एक बार के लिए रेड थी पर अब एक प्राइस के अग्रेसिव अपमूव को दर्शा रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ सर, आज क्यों प्राइस नीचे गिरी या कल क्यों नीचे गिरी वो भी सब देख लेते हैं।
जो डेली का इकलौता डिमांड जोन बना था। हालांकि टाटा मोटर्स की न्यूज अच्छी है पर प्राइस नीचे गिरा। न्यूज अच्छी नहीं है सर। क्या बुरी न्यूज न्यूज थी सर, मुझे थोड़ा बताएं, मैं थोड़ा फंडामेंटल वैसे भी कम ही देखता हूँ। सर, टाटा मोटर्स ने अपना जो इन्वेस्टर मीट हुई है, उस इन्वेस्टर मीट्स के अंदर उसने अपनी आगे की ये बोला है कि अनसर्टेनिटी के कारण हम अपनी फोरकास्टिंग जो है अगले साल के लिए कम कर रहे हैं, और खास तौर पे जैगुआर लैंड रोवर की। और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि हमारा अगले पूरे साल के अंदर कैश फ्लो जीरो रहेगा। द मोमेंट कैश फ्लो जीरो हुआ, मार्केट में गिरा हुआ। तो ये सर न्यूज मेरी आज आई है, ये न्यूज पहले की थी, क्योंकि ये मैं अपना टाटा मोटर्स निकाल चुका हूँ। मैंने फिर अपने सबको बोला था टाटा मोटर्स निकाल दो। टाटा मोटर्स अभी इतनी जल्दी नहीं उठेगा। फिर इट सर ये विल। ईयरली वाले डिमांड जोन के लिए दोबारा तैयार रहो डब्ल्यू फॉर्मेशन के लिए। हाँ, वो आएगा सर। मैं तो इसको निकाले हुए 700 800 भी निकाल दिया था। अरे बहुत बढ़िया रेट पे निकाल दिया सर। इनफैक्ट मैं ये फंडामेंटल पढ़ता हूँ ना, तो मेरे को ये पता था ये जैगवार लैंड रोवर जो है इसको खा रहा है। सर मेरे से भी शेयर किया कीजिए, मैं थोड़ा फंडामेंटल कम देखता हूँ, पर अब मेरे मेंटर्स ने थोड़ा देखना सिखाया है। एक ये सर वीकली का डिमांड जोन जिसमें प्राइस हम्म, आई और प्राइस ने आज उसको, मतलब अगर वीक टू वीक मार्क करूँ तो तकरीबन तकरीबन उसको रोक दिया नीचे गिरने से। एक हम्म, बार के लिए जो 5% डाउन था वो 3-3.5% डाउन होके रह गया। पर एक बुरी चीज़ जो हुई है वो डेली के वीकली के ईएमए के नीचे फिसलना इसके प्राइस का। एक ये रहा वीकली का डिमांड जोन। अब अगर ये दो वीकली के डिमांड जोन ब्रीच कर देगा प्राइस, तो सर मैं वैसे ही इसमें नेगेटिव मान लूंगा। फिर तो ऐसे ही नीचे आ जाएगा वो। हाँ जी। फिर तो ये 575 भी आएगा फिर। फिर तो ये जो मेरा नीचे वाला लेवल जो मैंने मार्क किया हुआ था यहाँ पर शायद डेली चार ब्रेक। 480 वाला शायद है। हाँ मतलब देखता हूँ मैं, शायद यहाँ कहीं मैंने मार्क किया था, वो वाला लेवल ही शायद मेरा अचीव हो जाए। ये वाला, ये वाला, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप वो वाली मुझे न्यूज़ सही बता रहे हैं। और इसमें भी इंस्टेड स्टॉप लॉस यहाँ रखने के मैं इस पिवट के नीचे ही रख देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट ही है ना ये। अगर इस पे आ जाएगा तो भर भर के ले लो। हाँ भर के लूँ। आएगा आएगा नहीं इतना नीचे। सर मैं तो एक वो अपना एस्टिमेट है ना कि आइडिया लगा रहे हैं कि मान लीजिए अगर हो गया कुछ बहुत गलत हो गया इसके साथ, टाटा मोटर्स जो अच्छी जो कंपनी है। गलत होना था वो हो चुका। वो उन्होंने अपना मैनेजमेंट ने अपना फोरकास्ट कर लिया। वो प्राइस जो है 1 2 दिन के अंदर एडजस्ट कर लेता है, फ्यूचर पे तो चलता है। एडजस्ट कर लेगा 1 2 दिन के अंदर, उसके बाद फिर उठ जाएगा। तो ठीक है इतना ही सर, एडजस्ट करना था, इससे दस हमारे पंद्रह पास फिर परसेंट ये ऊपर नीचे वीकली है के बस। दो डिमांड जोन हैं प्ले करने के लिए। एक तो जो आज चली गया जो प्राइस को ऊपर ले गया, अगर मैं विक टू विक मार्क करूं, विक टू विक ना भी करूं तो इसका जोन तो वैसे भी यहाँ से यहाँ तक मार्क होगा, तो एग्जैक्टली उसकी प्रॉक्सिमल को टच करके ही प्राइस चढ़ा है ऊपर। ठीक है सर। ठीक। और एक के नीचे डिमांड जोन है। तो ठीक है, अभी तो है प्राइस को रोकने के लिए चीज़ें, कोई ऐसा घबराने वाली। दो वीकली ब्रीच हो गए तो सर टाटा मोटर्स ईयरली से पहले तो नहीं रुकता, और जो मैंने एरिया मार्क किया शायद वो भी आ जाए, पर जब तक ये दोनों सस्टेन्ड है तब तक कोई दिक्कत नहीं। हम्म, और आज अगर आप देखें तो यही प्रॉक्सिमल से ही प्राइस चला है। सर देखिएगा इस वीडियो को बार बार। और यही चीज़ सप्लाई जोन के साथ भी है कि सप्लाई जोन में भी इंपॉर्टेंट लेवल अगर ब्रीच हो रहे हैं या लेवल बने ही नहीं है, या एरिया पे जाके रिएक्शन कैसी आ रही है, और रिएक्शन आई भी और उसने कोई प्रीवियस सप्लाई जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, आईटीएफ पे आपका ट्रेंड ही चेंज नहीं हो रहा और कॉन्टिन्यूएशन में आपके लोअर लोज लोअर हाइज बनते जा रहे हैं, दैट मीन्स वो एरिया ब्रीच होने की कगार पे खड़ा है। इसमें इसको तो मुझे हमें, बार बार देखना पड़ेगा, हो सकता है मेरे को डाउट भी आए इसमें। सर आप 10 बार पूछिए, मेरी बात नहीं समझ में आएगी, मैं दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे इस पे, क्योंकि हम्म, अनडाउटेडली सर ये थोड़ी है क्रिटिकल चीज़। हाँ, कॉम्प्लेक्स भी है ये कंसेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। सर जब मैं उसको लिख रहा हूँ मोस्ट एडवांस, तो वो मेरे लिए भी बिल्कुल ही हम्म, नया था। हम्म, इस वीडियो को 4 बार देख के तो मैंने समझा, और फिर आपके साथ मैंने चीज़ शेयर की, पहले तो लाइव अटेंड किया, फिर 4 बार रिकॉर्डिंग देखी, और हम्म, तब मैंने आपसे शेयर किया। इसलिए सर मैं हफ्ते भर का टाइम मांगता हूँ, क्योंकि अब जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है ना, वो हम्म, बहुत बार मुझे भी लगता है यार ये बहुत एडवांस है, मुझे इस पे कम से कम 3-4 बार बैठ के नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब मैं आपको वो चीज़ डिलीवर कर पाऊंगा और एज इट इज़ बता पाऊंगा। कीजिएगा सर, कहीं डाउट आए तो आप पूछिएगा। जरूर सर। ये ओएनजीसी ताकि में सर एक लेवल मार्क किया हुआ था, पता नहीं कब किया था मैंने, पर इसमें प्राइस आई और एक अच्छा खासा अपमूव दे के गई। हम्म, टारगेट भी शायद मेरा यहीं कहीं था, टारगेट भी दे गई ये वाला सप्लाई जोन। और दोबारा भी मैंने इसमें एंट्री ली है जब प्राइस इन दोनों
ईएमए के ऊपर जा रहा है, और मैंने शायद ग्रुप पे भी सर ओएनजीसी का ज़िक्र किया था। ओएनजीसी और बिरला सॉफ्ट दोनों का ज़िक्र किया था। हाँ, बिरला सॉफ्ट का तो मुझे ध्यान है, अभी आपने बोला था। हाँ, दोनों में से किसी एक का किया होगा, नहीं तो दोनों का किया होगा सर। हम्म, पर किया है। बाकी वैसे मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जी सर, प्लीज़। फंडामेंटली मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मुझे जी, जी। मालूम है। जी। ये डिमांड सप्लाई ने मेरे को कम्प्लीमेंट किया उसके अरे लिए। सर, थैंक यू सो मच सर। मुझे अब ये पता लगता है कि मैंने कहाँ लेना है, हुँ, क्या हुँ। लेना है। फंडामेंटली तो सर आप मेरे से कुछ भी पूछ लीजिए, मैं कंपनी का पूरा वैल्यूएशन निकाल के रख दूंगा कि सर, क्या आप है। उस चीज़ के मास्टर हैं, मुझे आपसे सीखनी है वो चीज़ें। अब मुझे 20 साल हो गए मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट में काम अरे करते सर, हुए। 20 साल। 20 साल तो मैं क्या बताऊँ, मेरी टोटल उम्र नहीं। और 20 साल के अंदर में पहले आप मुझे बोलोगे आई हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द कोर्सेज। हाँ, हाँ। नेशनल जो है ना स्टॉक एक्सचेंज से ये ट्रेडिंग वाला कोर्स किया हुआ है। हुँ, रचना रानडे से भी किया हुआ है। अच्छा। विवेक जो है सिंगल उससे भी किया हुआ है। हुँ, हुँ। ओके। एंड डॉक्टर विजय मलिक का फंडामेंटल समझा हुआ है। हुँ, हुँ। देन रचना रानडे के भी फंडामेंटल समझे हुए हैं। हुँ, हुँ। देयर इज वन वन टू मोर गए उनसे भी लिया है। हुँ, हुँ। ओके। फिर आपका ये डिमांड जोन ये देखा, उसके बाद से मैं ये डिमांड सप्लाई वाली बुक लेके आ चुका हूँ। मैं बुक पढ़े जा रहा हूँ, 6 बुक्स ले ली हैं मैंने सर। सर, कमाल कर रहे हो आप, कमाल। तो अब ये पूछो मत, अब ये मैं पूरा का पूरा इसमें घुसा हुआ हूँ इन चीजों के अंदर। बट ये डिमांड सप्लाई का ये मुझे ये पता लगा कि ओके दैट्स फाइन। सर, दैट इज द अल्टीमेट। थैंक यू सो मच सर, और प्लीज़ इसका जो भी एक आप अगर फीडबैक का वीडियो बना के दे सकें ना, क्योंकि आपके वर्ड्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकियों ने शायद इतना ना तो इसको प्रैक्टिस किया, ना समझा, पर यू वर द वन जो इसको बड़ा पैशनेटली, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी रहा है ना सर। जब मैंने सर भी मैंने फर्स्ट टाइम। मैंने ना हर चीज के अंदर ना ड्रॉबैक देखे हुँ, हुँ। मेरे को। बट मैं एक बात बताऊं सर आपको, अगर जी, मैंने कोई लेवल निकाला इसमें, जी। अगर वो मेरा हुआ लेवल पे आया, उसके नीचे नहीं गया सर, उससे ऊपर ही गया फिर। टारगेट अचीव हो रहे हैं ना सर? हाँ। और मेरे को अब मैं फंडामेंटली लेता हूँ, मेरे को फंडामेंटली मैं आपको क्या बताऊं सर, मैंने जो है आप माना कि बीएससी, हुँ। मेरा बीएससी की खरीद 180 रुपए की है सर। ओह माय गॉड! आज तो क्या रेट अब है सर मेरी इसका बीएससी का? 2,500 3,000 के करीब है, 2600 2700 के करीब है, 2600 कमाल सर, कमाल। अल्टीमेट। ऐसे ही मेरे सारे जो है ना शेयर्स, वो हुँ, हुँ। बहुत सारे शेयर्स तो मेरे ऐसे हैं जो 50 टाइम्स 30 टाइम्स ऐसे ऐसे हुआ हुआ। गॉड, ऑल गॉड। बिकॉज मैं फंडामेंटली देखता रहता हूँ। तो अब मैंने क्वालिटी फार्मा लिया था। हुँ, हुँ। ओके। आई नो फंडामेंटली गुड वन, लेकिन मैंने हायर पे ले लिया था, 900 रुपए पे लिया था। अच्छा। तो अब जाके वो 11,000 रुपए पे हुआ है। 600 पे आ चुका था। एंड दैट वाज द करेक्ट पोजीशन, 600 पे लेना चाहिए था उसको। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। अब मैं जब देखता हूँ तो उसका तो ईएलडी डिमांड में बार लगाता हूँ ना जब उसमें, हाँ तो जी, मैं हाँ जी। देखता हूँ कि मैंने 900 पे गलत लिया था, 600 पे लेना चाहिए था उसको। तो अगर सर, मैं वो 600 पे लिया होता। आपकी जो ये वैल्यूएशन करने की जो सर टेक्नीक है ना, वो हम्म, कमाल है। और जो सर आपका जो फीडबैक है ना, जो आप ये बातें मुझे बता रहे हैं कि अगर आपको उस फंडामेंटल के साथ ये पता चल जाता और ये हम्म, सब कमाल हो जाता है, ये तो सर मेरे लिए इससे बड़ा तो कोई इनपुट होगा ही नहीं। इनफैक्ट मेरे टेस्टिमोनियल्स में भी ये काम आ जाएगा। मैं आपको ये दे दूंगा, जैसा है मैं आपको सर, एक बार जैसा भी आप रिकॉर्ड करके देना चाहें, जरूर। आप प्लीज़ एक छोटी-सी वीडियो बना के सही, जैसे बड़ी हम्म, जो आपका मन करे, जैसा आपको ठीक लगे। बिल्कुल सर। इट थिंग इट इज इट गुड विल ये बी अ है। ग्रेट हेल्प फॉर मी सर। श्योर सर, श्योर श्योर। ये सर, ये देखिए, ये लेवल था, क्या चला मस्त। 3.9:1, 3.6:1। हालाँकि मुझे यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए था, पर और इसने प्रॉक्सिमल को टच भी नहीं किया, ये देखिए। बट ठीक है, हमें तो मालूम है ना प्रॉक्सिमल से थोड़ा-सा पहले चलेगा, हम्म, इसलिए छोड़ दिया इस लेवल को, अब नीचे वाले पे बाइंग करेंगे। ये सर स्विगी का ये लेवल ध्यान रखिएगा, इसके फंडामेंटल आप देखिएगा, टेक्निकल बता रहा हूँ सर, यहाँ से इसमें एक बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्टेड है। फंडामेंटली इज गुड। और मैं देख चुका हूँ उसको, स्विगी को। टेक्निकली ये आपको कम से कम यहाँ तक के लेवल्स देगा। हम्म, वैसे मैं सच बताऊं तो 70 रुपए का लिया हुआ 300 रुपए में निकाल भी चुका हूँ। स्विगी हाँ। 70 रुपये का कब आया था सर? सर मैं बहुत पहले की चीजें लेता हूँ। मैं कभी ऐसे लेता ही नहीं हूँ। सर, 70 रुपये मैं तो मुझे चार्ट पे भी नहीं दिख रहे, इसलिए मैंने आपसे पूछा। आप देखो देखो देखो, आएगा 70 रुपए पे नहीं आएगा सर, दो मेरा ही साल का दिख रहा है मुझे डेटा। है। हाँ तो 2 ही साल है। हाँ, देखिए। तो लो 297 दिख रहा है सर। ना ना, 297 नहीं हो सर। सकता है आपने प्री मार्केट में लिया हो। हाँ।
जब आईपीओ भी नहीं आया होता। आईपीओ से पहले के लिए। हाँ, तो प्री आईपीओ में आपने ले लिया सर। जैसे एनएससी है, हाँ 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 हाँ। एनएससी ले रखा है। अरे प्री आईपीओ में कितने का लिया सर? एनएससी एनएससी मैंने 1400 रुपये में लिया। 3-4 गुना इसमें भी बना जाओगे सर? ज्यादा बनेगा सर। मतलब मैं तो एक रफली एस्टिमेट ले रहा हूँ कि इतना तो कहीं नहीं गया। ज्यादा बनेगा, ज्यादा। जी 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 जी। इसलिए तो बीएससी भी लिया था, क्योंकि मुझे पता है एनएससी के कारण बीएससी बढ़ेगा, बीएससी के कारण एनएससी बढ़ेगा, बस दोनों बढ़ते रहेंगे। और इन दोनों के कारण सीडीएसएल और एनएसडीएल बढ़ेंगे। अब बीएससी मेरे फ्रेंड्स लेते हैं, मैं उनको मना कर देता हूँ कि द वैल्यूएशंस आर वेरी हाई, डोंट गो फॉर दैट, जस्ट वेट। अब उसमें वही आप ये जो है ना डिमांड सप्लाई लगाने के बाद फिर मैंने ये निकाला था कि अभी ये 2650 और 2700 पे रुक जाएगा आगे। अच्छा। एग्जैक्ट आप देखिए वहीं आके रुका है, चेक कर लेना सर ये कल। नहीं सर, वो 2600-2700 पे रुका। हाँ, उसका सपोर्ट है वहां पर, आ रहा है, उसको चेक करोगे आपको दिखेगा। तो ये चीजें मुझे नहीं पता थी, ये इस थ्योरी ने मुझे सिखाया। बिल्कुल कीजिएगा सर। ठीक है, अच्छा, 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, कोई फर्क चलता नहीं रहता पड़ता, है। लेकिन एक आइडिया लग गया, ओके ये यहाँ जाके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये चार्ट सर मैं इतने गंदे नॉर्मली रखता नहीं हूँ, पर कोई क्योंकि नहीं। मेरे टीचर्स मुझसे फटाफट क्वेश्चन पूछते हैं और फटाफट आंसर देना पड़ता है, इसलिए गंदे गंदे किए हुए हैं। वरना मेरा चार्ट ऐसे साफ सुथरा रहता है, कुछ भी नहीं होता। हाँ, वो चार्ट में तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे वो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। हाँ जी। तो ये सर जो हम आपको याद हो इंडियन विक्स पे भी हम बात कर रहे थे कि इसके बाद सीधा नीचे आएगा, तो हल्का सा एक बार के लिए ऊपर गया था, पर अल्टीमेटली इंडियन विक्स नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मंथली का डिमांड जोन था जिसने एक बार प्राइस को ऊपर पुश कर दिया। सब चीज़ें डिमांड सप्लाई से चल रही है सर। ये भी एक ही नीचे 1260 वाला लेवल है, मेरे को लगता है यहाँ पर एक बार कूल ऑफ होकर जब आएगा तो यहाँ से भी एक बड़ा स्पाइक लेने की उम्मीद है। मतलब जब इधर ये टकराएगा यहाँ तक तो मार्केट हो सकता है ऊपर जाए, और जब ये 1260 पे टकराएगा तो उस समय निफ्टी अपने वो ऊपर वाले सप्लाई जोन में होगी, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ना सर के गैप अप वाला सप्लाई जोन, तो वहां से निफ्टी अपना रिवर्सल ले रही होगी। तब यहाँ से ये भी इंडियन विक्स भी पलटेगा 1260 से। 1260 एक आइडल है कि 12-13 के बीच में रहता है इंडियन विक्स। पिछले कुछ टाइम से बहुत उछल कूद मचा रहा है, और यहाँ पर आके एक बार फिर ये उछल कूद मचाएगा। फिर एक बार के लिए हमें सप्लाई देखनी पड़ेगी इसकी कहाँ तक है, तो प्रोबेबली इस एरिया तक तो ये इजीली आ जाएगा। और अगर एलओटीएल की हम बात करें तो इसके जस्ट ऊपर एक लेवल हो रहा है, ये रहा। हालांकि दोनों ही टेस्टेड हैं, ये इसकी रिफ्लेक्शन से बना, इसकी ये बना, ये भी इसकी रिफ्लेक्शन से बन चुका है, पर ठीक है अल्टीमेटली प्राइस को रोकने के लिए कुछ तो है। ये रहा कि यहाँ से जब इसको दोबारा से विक्स को कूल ऑफ करना होगा तो ये वाला एरिया मार्क करके रखिएगा, या ये वाला एरिया, वो देखना पड़ेगा रिफ्लेक्शन कितनी तेज आता है, क्योंकि वो प्रो गैप जो बना है ना वो बहुत जबरदस्त गैप है। ये वाला ऊपर वाला एरिया, इसको ध्यान से डील कीजिएगा सर, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। अगर पुट आप कभी नहीं भी लेते तो यहाँ पर एक बार ट्राई कीजिएगा। नहीं, पुट नहीं लेता, वो मेरे को कभी समझ ही नहीं आया, मेरे को हमेशा यही समझ में आया कैश मार्केट। कोई नहीं सर, उस पर भी आपको आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा जो मेरे साथ होंगी। अगर आपको उसमें स्टडीज चाहिए हो मेरी, तो मैं आपको अपनी स्टडीज शेयर करूँगा, हो सकता है आप उन्हें पढ़ के बहुत कुछ समझ जाएं। मेरे को तो उसका आइडिया भी नहीं है, कॉल पुट का मैंने कभी किया ही नहीं। चलिए कोई नहीं सर, फिर तो उसकी फिर कभी और क्लास करेंगे। ठीक है सर। ठीक सर, ठीक, थैंक यू सो मच सर। चलिए सर, थैंक यू जी, गुड नाइट जी। गुड नाइट सर।